अब बात करते हैं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की। तो कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला उन्होंने कर दिया है। भारत सरकार को कांग्रेस पर एफआईआर करनी चाहिए, निशिकांत दुबे ने इस बात को कहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से हुए समझौते की जांच हो। निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है 1991 में पाकिस्तान से समझौता हुआ, सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देने पर यह समझौता हुआ था। तो अब बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ा हमला कांग्रेस पर किया है और उन्होंने कहा है कि जितनी भी पाकिस्तान के साथ अब तक समझौते कांग्रेस सरकार में हुए उन सब की जांच हो, एफआईआर दर्ज हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1991 में पाकिस्तान से समझौता हुआ, सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देने पर यह समझौता हुआ था। इसकी जांच जो है वो जरूर होनी चाहिए। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। और उधर कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पाकिस्तान से हुए समझौते का बचाव करते हुए कहा कि ये शांति के समय किया गया समझौता था, लेकिन जिस समय ये समझौता पाकिस्तान से हुआ उस वक्त कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। योगी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम योगी ने बीते 10 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा विभागों की समीक्षा की और अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के हर वादे को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। देखिए सर ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने सुशासन को अपनी सरकार का मूल मंत्र बनाया है। पिछले 10 दिनों में सीएम ने 24 से ज्यादा विभागों की समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में सीएम ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि जनता के लिए चल रही योजनाएं संकल्प के साथ धरातल पर उतारी जाएं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इन समीक्षा बैठकों में एक एक वादे को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। यही वो वजह है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दर्जन से ज़्यादा विभागों की समीक्षा बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि सुशासन के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर सरकार और जनता की सरकार का जो वादा किया है उस पर कायम रहना है और उस मिशन को आगे बढ़ाना है।
साल 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र को अपनी प्राथमिकता बनाया। इस संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने तेजी से कदम उठाए। किसानों का कर्ज माफ, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और युवाओं को टैबलेट वितरित जैसे कदमों ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। सीएम योगी सुशासन की सरकार के मंत्र को साकार करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अगर देखा जाए तो लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अफसरों को निर्देशित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको जल्द पूरा कराने का निर्देश दे रहे हैं। यानी कि आम जनता की सरकार का संदेश लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सीएम योगी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने के लक्ष्य रखे हैं। उनके समीक्षा बैठकों में अफसरों को समयबद्ध कार्य योजना और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2026 ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किस तरह से वो इस पूरे मामले को लेकर जो खासतौर पर राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अनुप्रिया पटेल गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगी। अपना दल पार्टी ने अपने बैनर पर बिना गठबंधन के पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई है। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है। रामपुर में पुलिस ने 42 साल से फरार हिस्ट्री शीटर जंजाली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जंजाली उर्फ जलालुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वो 1979 में डकैती और लूट की घटना में नामजद था। 1983 में जेल में जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया। जेल से रिहा होने के बाद हिस्ट्री शीटर ने एक भी हाजिरी थाने में नहीं लगाई। जब से वो अपनी पहचान छुपाकर कई तरह से कहीं कहीं रह रहा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में वो कॉस्मेटिक की इस वक्त दुकान चला रहा था। पंकज पंत और उनकी टीम द्वारा एक ऐसे व्यक्ति जो थाना शाहबाद के रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज था, जिसका 43 साल से कोई अता पता नहीं चल रहा था, सत्यापन के दौरान जानकारी की गई। वो व्यक्ति दिल्ली में रहता हुआ पाया गया। उससे विस्तृत पूछताछ की गई और उसके बारे में जानकारी करके उसके संबंध में मंतव्य अंकित किया गया। चूँकि ट्रेस करना हमारे पुलिसिंग का एक हिस्सा है, तो उसको ट्रेस कर लिया गया। नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पीलीभीत में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स इस वक्त काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। उसकी हालत बेहद नाजुक है। हादसा बिसलपुर कोतवाली के भड़िया मोड़ के पास का बताया जा रहा है, जहां 2 कार सवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और हादसे में कार चलाने वालों की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में ये 2 व्यक्ति आए थे, एक अमित जायसवाल और रोहित वर्मा, निवासी कुलवा रोड बसंता के आए थे। इनका एक्सीडेंट जो हुआ था, ये आपके बरनी रोड पे मिनट का एक्सीडेंट हुआ है इनका। इसमें जो रोहित वर्मा थे, ये मृत अवस्था में यहाँ लाए गए हैं और अमित जायसवाल ये गंभीर रूप से घायल थे। इनको प्राथमिक उपचार करने के उपचार जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।